नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर को लेकर इस डिजिटल लाइव में बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और इसी के साथ अब वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है जहां पर 1 जून को वाराणसी की जनता इस लोकसभा सीट के लिए अपना वोट कास्ट करेगी। अब ऐसे में वाराणसी सीट पर हार और जीत के फैक्टर्स क्या है और यहाँ का चुनावी समीकरण क्या कहता है, साथ ही वाराणसी में बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री के सांसद रहते कितना काम हुआ है, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित और इस वक्त जो जैसा हमारे सहयोगी ने बात बताई कि प्रधानमंत्री मोदी बनारस में नामांकन तीसरी बार चुनावी मैदान में है। पहली बार जब प्रधानमंत्री मोदी आए, जिस तरीके से उन्होंने आगाज़ किया कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, उस पहले शब्द और उस पहले सेंटेंस से अभी तक जब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनारस में नामांकन करेंगे और उसके बाद जो तीसरे टर्म की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए वाराणसी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो वाराणसी लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें वाराणसी दक्षिण है, वाराणसी उत्तर है, वाराणसी कैंट है, इसके अलावा सेवापुरी है और रोहानिया है। अब इन सीटों पर बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है और वाराणसी लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। 1957 के बाद से अब तक कांग्रेस यहाँ पर 6 बार जीत दर्ज कर चुकी है, बीजेपी 7 बार जीत दर्ज कर चुकी है और 2000 के बाद से लगातार ये सिलसिला चला है जब ये सीट बीजेपी के पास गई है। लेकिन 1991 में एक बार ये सीट जो है वो कांग्रेस के पास गई, लेकिन उसके बाद से लगातार ये सीट जो है वो बीजेपी की झोली में आती रही है। अब इस सीट पर अगर आप मतदाताओं की संख्या देखेंगे तो वो लगभग 19 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं जो यहाँ पर अपने सांसद को चुनने के लिए 1 जून को वोट करने वाले हैं। अगर यहाँ पर आबादी के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो 65% शहरी आबादी है और 35% जो है वो आबादी ग्रामीण आबादी बताई जाती है, जो कि इस पूरे वाराणसी क्षेत्र को कवर करती है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है, अगर जातीय समीकरण के हिसाब से बात करें तो 75% हिंदू आबादी है, यहाँ पर 20% मुस्लिम है और अन्य यहाँ पर बचे कुछ परसेंटेज में दिखते हैं। ओबीसी जो वोटर्स हैं वो एक बड़ा फैक्टर माने जाते हैं वाराणसी लोकसभा सीट पर और ऐसे में प्रधानमंत्री क्या एक बार फिर से वही प्यार वाराणसी की जनता से पा पाएंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री को देखने के लिए मोहित, और जिस तरीके से समय समय पर प्रधानमंत्री जब दौरा करते हैं तो उनकी मौजूदगी के बाद वाराणसी की जनता में जो उत्साह, जो जोश दिखाई देता है, वो ये बताता है कि वाराणसी की जनता अपने सांसद जो कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं उनसे कितना स्नेह करती है। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का एक ऑरा है वो बहुत ही अलग तरीके से, एक तो जो उनकी अपील है, कनेक्टिंग जो उनका कम्युनिकेशन है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो प्रधानमंत्री बाद में हैं लेकिन लोग उन्हें अपना सांसद और अपने बनारस का ज़्यादा समझते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज सुबह से ही जब कल शाम को उन्होंने रोड शो किया, उसके बाद जो उनका पूरा ऑरा होता है, जिस तरीके से आध्यात्मिकता में वो बिल्कुल रमे नजर आते हैं, उसमें लगता नहीं है कि वो बाहर से हैं या कहीं से, वो लगता है लोगों की वो अपने आप यहाँ के स्थानीय बनारस के हैं। अगर समीकरणों को देखें तो यहाँ पर बनारस में फिलहाल इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस के खाते में सीट है और कांग्रेस कमेटी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन जो आपने बात कही, अगर हम समीकरणों को देखें तो 75% हिंदू आबादी है, 20% मुस्लिम है। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर खास तौर पे चंदौली से होते हुए दूसरे दिन बनारस गए, बनारस में उनकी यात्रा में काफ़ी ज़्यादा ऑफ कोर्स वहाँ भी लोगों ने उनको प्यार दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं समीकरण जो है अब तक जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत अच्छा चुनाव रहता था, इस बार जो है कि हाँ यहाँ पर फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, मजबूत स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ऑफ कोर्स यहाँ पर नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, उनके मूड की बात करें, वो किसे वोट देंगे, क्योंकि कई मौक़ों पर मुस्लिम मतदाताओं ने भी बीजेपी को वोट किया है, खासतौर से प्रधानमंत्री। कल आप देखिए मोहित, प्रधानमंत्री का जब रोड शो हुआ उसमें हमने मुस्लिम महिलाओं की मौजूदगी भी देखी, जो एक बड़ा संदेश भी देता है, एक बड़ा सियासी संदेश भी यहाँ से उन लोगों तक जाता है जो जातीय समीकरणों पर या जाति या धर्म के नाम पर राजनीति भी करते हैं। तो फिलहाल जो फैक्टर्स हैं वो ये तमाम फैक्टर्स जिसको लेकर लोकसभा का ये जो चुनाव है वो लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और अब वो निकल चुके हैं झारखंड
उत्तराखंड में उनको प्रचार करना है, वहाँ के लिए वो निकल चुके हैं। लेकिन जो बड़ा फैक्टर है, प्रधानमंत्री के सांसद रहते हुए वहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। जो लोग वाराणसी जाते रहे हैं या जो कई बार गए हैं, लेकिन बीते 10 सालों में उन्होंने जो विकास देखा है वो इससे पहले नहीं देखा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो काशी कॉरिडोर है। इसके अलावा घाटों का जिस तरीके से रिनोवेशन किया गया है, जहाँ सुविधाएं वहाँ पर दी गई हैं, कई ऐसे भी निर्माण वो किए गए जो प्रधानमंत्री के सांसद रहते हुए किए गए हैं। तो ये तमाम वो बातें हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के जो सियासी ज़मीन है उसे और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं और ज़्यादा पुख्ता कर देते हैं। वैसे अजय राय की तरफ से वहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है, अब देखना होगा कि कौन कितना भारी पड़ पाता है। फिलहाल तो जो समीकरण है वो प्रधानमंत्री के पक्ष में। एक चीज़ और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है 2024 का, ये पूरे कोविड काल के बाद एक चुनाव हो रहा है और वो अपने आप में कितना इम्पैक्ट करेगा, क्या चीज़ें किस तरफ जाएंगी, ये अपने आप में एक फेवर और एक बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज़ की जो हम काशी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, काशी कॉरिडोर सिर्फ बनारस के विकास से नहीं, वो पूरे देश से जुड़ा हुआ है। तमाम राज्यों के, चाहे तमिलनाडु से, वहाँ हर साल बनारस में काशी तमिल संगमम होता है जिसमें खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। तो जो साउथ से लेके दक्षिण से लेके पूरा मध्य भारत तक की जिस राजनीति को एक धागे में पिरोने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और अभी जो लगातार वहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं बनारस में जो लगातार होती हैं, जहाँ पर खासतौर पर अन्य राज्यों के जो लोग आते हैं उनके कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर, और उनको खासतौर पर वो जो सुविधाएँ हैं कि एक बाहर से आने वाले राज्य के कोई व्यक्ति है उसको अपनापन वहाँ पर फील हो, वहाँ पर कैसी क्या व्यवस्थाएं, इसके लिए बखूबी वहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और अब जो है 2024 का जो चुनावी रण है उसमें तय होगा कि आने वाले समय में लोगों के लिए जितना काम हुआ, कितनी कमी रही, या और क्या वो लोग चाहते हैं, उसका अब ये समय है। बिल्कुल, देखिए 1 जून का इंतजार करना होगा। अगर आप भी वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़रूर वोट करने के लिए जाइए। न्यूज़ नेशन आपसे अपील करता है कि वोट करना आपका अधिकार, इसलिए आपको ज़रूर करना चाहिए। फिर इंतजार 4 जून का करना होगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर जीत का ऊँट किस करवट बैठने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और इसी के साथ अब वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है जहाँ पर 1 जून को वाराणसी की जनता इस लोकसभा सीट के लिए अपना वोट कास्ट करेगी। अब ऐसे में वाराणसी सीट पर हार और जीत के फैक्टर्स क्या है और यहाँ का चुनावी समीकरण क्या कहता है, साथ ही वाराणसी में बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री के सांसद रहते कितना काम हुआ है, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ मोहित, और इस वक्त जो जैसा हमारे सहयोगी ने बात बताई कि प्रधानमंत्री मोदी बनारस में नामांकन तीसरी बार चुनावी मैदान में है। पहली बार जब प्रधानमंत्री मोदी आए, जिस तरीके से उन्होंने आगाज़ किया कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, उस पहले शब्द और उस पहले सेंटेंस से अभी तक जब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनारस में नामांकन करेंगे और उसके बाद जो तीसरे टर्म की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए वाराणसी लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो वाराणसी लोकसभा सीट के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें वाराणसी दक्षिण है, वाराणसी उत्तर है, वाराणसी कैंट है, इसके अलावा सेवापुरी है और रोहानिया है। अब इन सीटों पर बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है और वाराणसी लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। 1957 के बाद से अब तक कांग्रेस यहाँ पर 6 बार जीत दर्ज कर चुकी है, बीजेपी 7 बार जीत दर्ज कर चुकी है और 2000 के बाद से लगातार ये सिलसिला चला है जब ये सीट बीजेपी के पास गई है। लेकिन 1991 में एक बार ये सीट जो है वो कांग्रेस के पास गई, लेकिन उसके बाद से लगातार ये सीट जो है वो बीजेपी की झोली में आती रही है। अब इस सीट पर अगर आप मतदाताओं की संख्या देखेंगे तो वो लगभग 19 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं जो यहाँ पर अपने सांसद को चुनने के लिए 1 जून को वोट करने वाले हैं। अगर यहाँ पर आबादी के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो 65% शहरी आबादी है और 35% जो है वो आबादी ग्रामीण आबादी बताई जाती है, जो कि इस पूरे वाराणसी क्षेत्र को कवर करती है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है, अगर जातीय समीकरण के हिसाब से बात करें तो 75% हिंदू आबादी है, यहाँ पर 20% मुस्लिम है और अन्य यहाँ पर बचे कुछ परसेंटेज में दिखते हैं। ओबीसी जो वोटर्स हैं वो एक बड़ा फैक्टर माने जाते हैं वाराणसी लोकसभा सीट पर, और ऐसे में प्रधानमंत्री क्या एक बार फिर से वही प्यार वाराणसी की जनता से पा पाएंगे, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री को
देखने के लिए मोहित, और जिस तरीके से समय समय पर प्रधानमंत्री जब दौरा करते हैं तो उनकी मौजूदगी के बाद वाराणसी की जनता में जो उत्साह, जो जोश दिखाई देता है, वो ये बताता है कि वाराणसी की जनता अपने सांसद, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनसे कितना स्नेह करती है। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का एक ऑरा है वो बहुत ही अलग तरीके से, एक तो जो उनकी अपील है, कनेक्टिंग जो उनका कम्युनिकेशन है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो प्रधानमंत्री बाद में हैं लेकिन लोग उन्हें अपना सांसद और अपने बनारस का ज़्यादा समझते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज सुबह से ही जब कल शाम को उन्होंने रोड शो किया, उसके बाद जो उनका पूरा ऑरा होता है, जिस तरीके से आध्यात्मिकता में वो बिल्कुल रमे नजर आते हैं, उसमें लगता नहीं है कि वो बाहर से हैं या कहीं से, वो लगता है लोगों की वो अपने आप यहाँ के स्थानीय बनारस के हैं। अगर समीकरणों को देखें तो यहाँ पर बनारस में फिलहाल इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस के खाते में सीट है और कांग्रेस कमेटी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन जो आपने बात कही, अगर हम समीकरणों को देखें तो 75% हिंदू आबादी है, 20% मुस्लिम है। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर खास तौर पे चंदौली से होते हुए दूसरे दिन बनारस गए। बनारस में उनकी यात्रा में काफ़ी ज़्यादा, ऑफ कोर्स वहाँ भी लोगों ने उनको प्यार दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं समीकरण जो है, अब तक जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत अच्छा चुनाव रहता था, इस बार जो है कि हाँ यहाँ पर फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, मजबूत स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी ऑफ कोर्स यहाँ पर नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, उनके मूड की बात करें, वो किसे वोट देंगे, क्योंकि कई मौक़ों पर मुस्लिम मतदाताओं ने भी बीजेपी को वोट किया है, खासतौर से प्रधानमंत्री। कल आप देखिए मोहित, प्रधानमंत्री का जब रोड शो हुआ उसमें हमने मुस्लिम महिलाओं की मौजूदगी भी देखी, जो एक बड़ा संदेश भी देता है, एक बड़ा सियासी संदेश भी यहाँ से उन लोगों तक जाता है जो जातीय समीकरणों पर या जाति या धर्म के नाम पर राजनीति भी करते हैं। तो फिलहाल जो फैक्टर्स हैं वो ये तमाम फैक्टर्स जिसको लेकर लोकसभा का ये जो चुनाव है वो लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और अब वो निकल चुके हैं, झारखंड में उनको प्रचार करना है, वहाँ के लिए वो निकल चुके हैं। लेकिन जो बड़ा फैक्टर है, प्रधानमंत्री के सांसद रहते हुए वहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। जो लोग वाराणसी जाते रहे हैं या जो कई बार गए हैं, लेकिन बीते 10 सालों में उन्होंने जो विकास देखा है वो इससे पहले नहीं देखा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो काशी कॉरिडोर है। इसके अलावा घाटों का जिस तरीके से रिनोवेशन किया गया है, जहाँ सुविधाएँ वहाँ पर दी गई हैं, कई ऐसे भी निर्माण वो किए गए जो प्रधानमंत्री के सांसद रहते हुए किए गए हैं। तो ये तमाम वो बातें हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री के जो सियासी ज़मीन है उसे और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं और ज़्यादा पुख्ता कर देते हैं। वैसे अजय राय की तरफ से वहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है, अब देखना होगा कि कौन कितना भारी पड़ पाता है। फिलहाल तो जो समीकरण है वो प्रधानमंत्री के पक्ष में। एक चीज़ और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है 2024 का, ये पूरे कोविड काल के बाद एक चुनाव हो रहा है और वो अपने आप में कितना इम्पैक्ट करेगा, क्या चीज़ें किस तरफ जाएंगी, ये अपने आप में एक फेवर और एक बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज़ की जो हम काशी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, काशी कॉरिडोर सिर्फ बनारस के विकास से नहीं, वो पूरे देश से जुड़ा हुआ है। तमाम राज्यों के, चाहे तमिलनाडु से, वहाँ हर साल बनारस में काशी तमिल संगमम होता है जिसमें खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। तो जो साउथ से लेके दक्षिण से लेके पूरा मध्य भारत तक की जिस राजनीति को एक धागे में पिरोने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और अभी जो लगातार वहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं बनारस में जो लगातार होती हैं, जहाँ पर खासतौर पे अन्य राज्यों के जो लोग आते हैं उनके कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर, और उनको खासतौर पे वो जो सुविधाएँ हैं कि एक बाहर से आने वाले राज्य के कोई व्यक्ति है उसको अपनापन वहाँ पर फील हो, वहाँ पर कैसी क्या व्यवस्थाएं, इसके लिए बखूबी वहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और अब जो है 2024 का जो चुनावी रण है उसमें तय होगा कि आने वाले समय में लोगों के लिए जितना काम हुआ, कितनी कमी रही, या और क्या वो लोग चाहते हैं, उसका अब ये समय है। बिल्कुल, देखिए 1 जून का इंतजार करना होगा। अगर आप भी वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़रूर वोट करने के लिए जाइए। न्यूज़ नेशन आपसे अपील करता है कि वोट करना आपका अधिकार, इसलिए आपको ज़रूर करना चाहिए। फिर इंतजार 4 जून का करना होगा जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर जीत का ऊँट किस करवट बैठने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिजिटल लाइव में जुड़ने के लिए। अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम चुनावी अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।